गुड इवनिंग क्लास। मैं विजय कुशवाहा आज एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट बना चुके हैं और उससे पहले भी हम 2 यूपी पुलिस के 2019 के प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व कर चुके हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भाग करने की एक विस्तृत विधि में यह देखा गया कि भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 24 है तो भाज्य क्या होगा? In a descriptive method of division, it was seen that the divisor was 4 times of the quotient and 5 times of the remainder. If the value of the remainder is 24, find the dividend. चलिए, भाग करने की विस्तृत विधि हमारी यही तो होती है। यहाँ पे हमारा क्या होता है? भाजक होता है, जिससे हम भाग करते हैं, जिसे हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है? भाज्य होता है, जिसको भाग किया जाता है। ये हमारा डिविडेंड होता है। यहाँ पे हमारे क्या मिलता है? भागफल मिलता है, इसे हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे हमारे क्या मिलता है? शेषफल, इसे हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। इसे रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर नहीं बोलते। जैसे किसी संख्या को हमने 5 से भाग किया, 3 बार में गया, शेष हमें कितना मिला? 2। ये भाज्य हम कैसे निकालते हैं? इन दोनों के गुणा करते हैं, 5 इंटू 3 और प्लस हम क्या कर देते हैं? ये रिमाइंडर जोड़ देते हैं। 5 थे 15, 2 कितने हो गए? 17। किसी संख्या को 11 से भाग किया गया, शेष 8 बार में गया और शेष आपको 5 मिलता है, वो संख्या क्या है? तब कैसे निकालते हैं? इन दोनों की गुणा करेंगे, 11 6 88, 88 और हम शेषफल को जोड़ देते हैं, 88 और 5 93, है ना? ऐसे तो निकलता है। बस इसी पे ये क्वेश्चन बनाया गया है आपका। चलिए देखते हैं। भाग करने की एक विस्तृत विधि में यह देखा गया कि भाजक, ये हमारा भाजक है, ये हमारा भागफल है, भागफल का 4 गुना है। भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। 1 2 3 4 में से इन 3 के बीच में रिलेशन दे रखा है और आपसे ये पूछा है यदि शेषफल 24 हो। अब क्या होता है? इन चारों में से वो कोई 3 वैल्यू दे देगा, एक पूछेगा। यहाँ पे क्या है? यदि शेषफल 24 है, दे रखा है शेषफल 24 है, बस यही पकड़ना है। जो वैल्यू दे रखी होती है उसी को पकड़ना होता है। भागफल शेषफल का कितना गुना है? क्या कह रहा है? नहीं सॉरी, भाजक भाजक शेषफल का 5 गुना है। भाजक शेषफल का 5 गुना है, तो 24 का 5 गुना कितना होगा? 120, है ना? भाजक शेषफल का कैसा है? 5 गुना है। और यही भाजक जो है भागफल का 4 गुना है। यही भाजक भागफल का 4 गुना है। अगर ये 4 गुना है तो इसका मतलब ये 1/4 होगा। 120 का हम क्या कर दें? 1/4 कर दें, तो कितना मिलेगा? ये 30 मिलेगा। अब हमें कैसे मिलता है भाज्य? ये भाज्य कैसे मिलता है? इन दोनों की गुणा करके प्लस ये कर दीजिए, हमारा भाज्य क्या हो जाएगा? 120 की हम गुणा 30 से कर दें और प्लस हम 24 कर दें। 12 3 3600 में 24 जोड़ दिया, 3600 24 हो जाए। आसान सा क्वेश्चन था, मैं एक बार और समझा देता हूँ आप लोगों को। भाग करने की विस्तृत विधि में देखा गया भाजक भागफल का 4 गुना, ये हमारा भाजक है ना, शेषफल का 5 गुना है। ये किसी एक की वैल्यू दे रखे होते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ दे रखा शेषफल 24 है, तो शेषफल हमारा क्या है? 24 है। भाजक जो है वो भाजक जो है भागफल का सॉरी शेषफल का 5 गुना है। तो शेष है ना ये हमारे, इसलिए शेषफल का 5 गुना है, तो इसका 24 पंजे कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और यही भाजक जो है भागफल का, यही भाजक जो है भागफल का कितना है? 4 गुना है।
अगर भाजक 4 गुना है, इसका मतलब है भागफल 1/4 होगा। तो ये 120 का 1/4 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब संख्या कैसे मिलती है आपको पता ही है। संख्या कैसे मिलेगी? भाजक और भागफल को गुणा कीजिए और शेषफल हमेशा क्या होता है? जुड़ जाता है। ये 3600 व 3600। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भाग करने की विस्तृत विधि में यह देखा गया कि भाजक भाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 4 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य भाज्य क्या होगा? फिर से वही क्वेश्चन है, ये रिवीजन के लिए करा दिया आपको। In a descriptive method of division, it was seen that the divisor is 3 times of the quotient and 4 times of the remainder. If the value of the quotient is 16, find the dividend. चलिए, भाग करने की विस्तृत विधि में देखा गया भाजक जो है भागफल का 3 गुना है। भागफल का भाजक भागफल का 3 गुना है और यही शेषफल का 4 गुना है। ठीक, अब इनमें से इन तीनों में से कोई एक वैल्यू दे रखी है तो इन्होंने क्या दे रखा है? इस बार भागफल 16 दे रखा है, तो ये हमारा 16 है। अब भाजक क्या है? भागफल का 3 गुना, यानी 16 3 48 हो गया। अब यही भागफल शेषफल का 4 गुना है। अगर भागफल 4 गुना है, इसका मतलब शेष ये कितना होगा? 1/4 होगा। तो 48 का 1/4 कितना होगा? 12। बस संख्या बन जाएगी हमारी। संख्या क्या होगी? 48 इंटू 16 प्लस का 12। तो 6 अठे 48, 8 2 10, सब तो 0 0 वाले हैं। चलिए कोई नहीं। 16 अठे 128 बचता है 12, 16 चौक 64 और 12 64 12 76, उसमें 12 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 780। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या क्या हुई जिसमें यदि 24 40 30 से भाग किया जाए तो प्रत्येक दशा में 7 प्राप्त हो, परंतु वह 17 का गुणज हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which on dividing by 24 40 and 30 gives remainder 7 every time, but it is a multiple of 70। एक ऐसी संख्या निकालनी है जिसे हम 24 से भाग करें या 40 से भाग करें या 30 से भाग करें, तो प्रत्येक दशा में कितना शेष दे? यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना दे? 7 शेष दे। यहाँ भी शेष कितना दे? 7 दे। और यहाँ भी शेष कितना दे? 7 दे। लेकिन वो 17 का गुणज होना चाहिए, यानी कि वो संख्या 17 से कट जानी चाहिए, है ना? इसका मतलब है हमारी ये संख्या शेष 7 दे ना। अगर मैं उस संख्या को 24 से भाग करूँ, शेष 7 मिलेगा। 40 से भाग करूँ, शेष 7 मिलेगा। और 30 से भाग करूँ, शेष 7 मिलेगा। लेकिन जब मैं उसे 17 से भाग करूँ, क्योंकि 17 का गुणज है, 17 से भाग करूँ तो शेष कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस संख्या को, ये अगर मैं हमारा आंसर ना कह रहा है वो संख्या क्या है? अगर मेरा 1107 संख्या है तो इसे मैं 24 से भाग करूँ, शेष कितना देगा? 7 देगा। 1007 से भाग करूँ, शेष कितना देगा? 7 देगा। 1207 को मैं नहीं सॉरी, अगर मेरी ये 1107 है तो मैं अगर इसे 24 से भाग करूँ, शेष कितना देगा? 7 देगा। इसे 40 से भाग करूँ तो भी 7 देगा। इसे 30 से भाग दूँ तो भी 7 देगा शेष। लेकिन 17 से भाग करूँ तो ये 0 देगा। तो आपको कॉन्सेप्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आप इसे क्या कर सकते हो? इसे बाई ऑप्शन बना सकते हो। इसे बाई ऑप्शन कैसे बनाएंगे? देखिए ध्यान से। ये 24 से भाग करने पे, 24 से या 40 से या 30 भाग करने पे शेष 7 दे रहा ना। तो इसका मतलब मैं अगर 7 घटा दूँ इसमें से तो क्या बन जाएगा? ये 1100 जो पूर्णतः कटेगा 24 से, 40 से और 30 से। अगर मैं इसमें से 7 घटा दूँ तो बचेगा मेरे पास 1000। अगर ये आंसर है तो ये पूर्णतः 24 से कटेगा, 40 से कटेगा, 30 से कटेगा, शेष नहीं देगा ना। तो सब में से मैं ऐसा ही कर देता हूँ। इसमें से भी मैं ऐसा ही कर देता हूँ।
अब ये जो संख्याएं हैं, अगर हमारा इनमें से जो भी आंसर है वो 24, 40 और 30 से पूर्णतः कटेगा। अब यहाँ समझिए ध्यान से, अगर भाजक 4 से कटता है, हमारे ये सब भाजक ही तो है, इनसे काटने तो है, भाजक 4 से कटेगा तो भाज्य भी 4 से कटेगा। जैसे मान लीजिए 16 है, अगर मैं इसे 4 से भाग करूं, ये 4 2 से कट रहा है तो ये भी 2 से कटेगा, ये 4 से कट रहा है तो ये भी 4 से कटेगा। समझ रहे हैं? अगर भाजक हमारा 4 से कट रहा है तो ये भी हमारे 4 से कटेगा ही कटेगा हर हालत में। जैसे मान लीजिए 15 है और मैं यहाँ कर दूँ 82 कर दूँ। देखो 15 किससे कट रहा है? 3 से। क्या ये 3 से कटेगा? अगर ये 15 से नहीं कट रहा ना, 15 से नहीं कट रहा ना 80, मैं ऐसा लेता हूँ, ये 90 कर लेता हूँ समझ में। ये 15 है, ये 5 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो ये भी हमारी संख्या का पूरी तरह से 15 छीक 90 होती है, 90 भी कट रही है, तो ये भी संख्या 5 से पूरी तरह से कटेगी और 3 से भी कटेगी। अगर भाजक कट रहा है तो भाज्य भी कटेगा। यहाँ पे क्या देखो 15, ये 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। अब देखो काट के देखो, 82 के ना तो 5 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है, काट के देखो 15 से पूरी तरह से नहीं कटेगा। कहने का मतलब है जब हमारा भाजक किसी संख्या से कट रहा है तो भाज्य भी उसी संख्या से कटेगा बस। तो हमारा भाजक 24 से कट रहा है तो हमारे ये सब के सब हमारा जो भी आंसर है वो 24 से कटेगा। और 24 से कटने 4 से कटेगा सॉरी। और 4 से कटने का नियम क्या होता है? 2, 4, 5, 6, 8, कोई भी अंतिम दो अंक, किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 3, 8, 9, 5, 2, किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक अगर 4 से कट रहे हैं, 13 बार में जा रही है, पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 2, 8, 9, 1, 3, 8, अंतिम दो अंक 4 से नहीं कट रहे हैं, इसका मतलब संख्या 4 से नहीं कटेगी। ये 4 के नियम सबको बेसिकली पता होने चाहिए। कोई भी संख्या 4 से कब कटेगी? जब उसके अंतिम दो अंक 4 से कटेंगे या फिर कम से कम 2 शून्य हो। तो 4 से कट रही है तो सारे में 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 जीरो है, इसका मतलब है ये सभी के सभी 4 से तो कटेंगे। लेकिन ये देख लो 3, 3 इंटू 10, 30 हमारी जो है भाजक 3 से कट रहा है तो ये भी क्या 3 से कटेंगे? ये चेक करना। और 3 से कटने का नियम क्या होता है? यदि अंकों के योग यदि अंकों के योग 3 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे 2, 4, 6 कट रहा है 3 से, 5 और 1 6, 3 से कट रहा है, 6 3 से कट रहा है, संख्या 3 से कट जाएगी। 8, 9, 7, 1, 2, ये संख्या 3 से कटेगी नहीं कटेगी? 3 कट रहा है, 9 कट रहा है, 8 7 15 कट रहा है, 3 से कट जाएगी। ये 3 से कटेगी नहीं कटेगी? 3 खुद कट रही है, 8 4 12 कट रही है, 7 नहीं कट रही है, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो 3 का नियम थोड़ा चेक करो, 1 और 1 2 नहीं कट रही है 3 से, ये भी नहीं कटेगी 3 से, ये भी नहीं कटेगी, यानी कि हमारी ये वाला आंसर हो जाएगा। इसने 4 के नियम को भी पास किया है और इसने 3 के नियम को भी पास किया है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो शायद मैंने एक एग्जाम्पल और लिया होगा। तो अब अगर मान लो ये हमारा काम नहीं करता तो हम 17 से किसी को इसको भाग कर लेते, 17 से भाग कर लेते, पूरी तरह से कट जाएगी। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8 से भाग करने पे प्रत्येक दिशा में शेष क्या मिले? शेष मिले, शून्य प्राप्त हो, परंतु वह 13 से भाग करने पर 3 शेष प्राप्त हो। चलिए, एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसे हम 4 से भाग करें, 6 से भाग करें या 8 से भाग करें तो हर दिशा में कितना शून्य मिलना चाहिए? शेष शून्य मिलना चाहिए। इसका मतलब है वो 4 संख्या ऐसी होगी जो 4 से ही पूरी तरह से कटेगी, 6 से ही पूरी तरह से कटेगी और 8 से भी पूरी तरह से कटेगी। लेकिन 13 से हम उसे भाग करें, से हम जब उस संख्या को 13 से भाग करते हैं तो शेष कितना मिलता है? 3 शेष मिलता है। तो वैसे ही आपको बस बेसिक विभाज्यता के नियम याद होने चाहिए। भाजक अगर 4 से कट रहा है तो हमारा भाज्य भी 4 से कटेगा। क्या इसके अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं? नहीं। इसके अंतिम 2 कट रहे हैं, इसके 2 अंतिम कट रहा है, इसके 2 अंतिम कट रहे हैं। ठीक है? अब ये 3 से कटता है, 3 से कटता है, ये 3 से कटता है तो इसका मतलब ये भी 3 से कटना चाहिए। 8 और 1 9, 4 नहीं कटे, कहानी खत्म। इसकी भी कहानी खत्म, यही कहानी खत्म, 120 ही आ जाए। समझ में आया? 4 ने इसे फेल किया, 3 के नियम ने इन दोनों को फेल कर दिया, तो 120 होगा। 120 एक ऐसी संख्या जिसे आप 4 से भाग करोगे,
6 से भाग करोगे, 8 से भाग करोगे, 0 शेष देगा। लेकिन जब इसे 13 से भाग करोगे तो शेष कितना देगा आपको? 3 देगा। इसे ऑप्शन से बनाए जाते हैं। कभी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा विभाज्यता के नियम पर, तो उसे आप लोग देखिएगा, उसमें ये सब क्वेश्चन आपको बहुत आसान हो जाएंगे। 5वां, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 4/9 है। इसमें लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियां 4/9 है और शेष लड़के हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसा कह रहा है वैसे करते जाइए। बस मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको इसे कैसे थोड़ा सा शॉर्ट में बनाएंगे। अ, एक तरफ हम बॉयज कर लेते हैं और एक तरफ हम क्या कर लेते हैं, ये थोड़ा स्पेस बचाने के लिए साइड से कर लूँ मैं इसको। एक तरफ बॉयज कर लेते हैं और एक तरफ गर्ल्स कर लेते हैं। 4/9 लड़कियां होने का मतलब क्या है कि अगर 9 पूरे विद्यार्थी हैं तो उसमें से 4 लड़कियां हैं। 9 अगर पूरे विद्यार्थी हैं तो उसमें से 4 लड़कियां हैं। तो इसका मतलब 5 हमारे क्या होंगे? लड़के होंगे। और टोटल कितने हो गए? 9 हमारे पास हो गए विद्यार्थी। इस लाइन का उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। लड़कों की संख्या का 3/5 भाग 12 वर्ष से कम है। ठीक है, एक है 12 वर्ष से कम वाले और एक होंगे 12 या 12 वर्ष से ऊपर। हम प्लस कर देते हैं इसको। लड़कियों में भी ऐसा होगा, कुछ 12 वर्ष से कम होंगे और कुछ क्या होंगे? 12 या फिर 12 वर्ष से ऊपर का होंगे। दो भागों में बांट रखा है। अब कह रहा है लड़कों की संख्या का 3/5 भाग। लड़कों की संख्या का 3/5 भाग 12 वर्ष से कम है। तो जब 12 वर्ष से कम है तो 3/5 भाग 12 वर्ष से कम है, यानी कि 5 5 3 3 अगर 12 वर्ष से कम है तो दो क्या होंगे? 12 वर्ष से ज्यादा होंगे। लड़कियों की संख्या का 5/12 भाग 12 वर्ष या उससे अधिक है। 5/12 भाग लड़कियों की संख्या का 5/12 भाग, लड़कियों की संख्या का 5/12 भाग। मैं कलर चेंज करता हूँ। 5/12 भाग 12 वर्ष या उससे अधिक है। अब देखो ध्यान से, ये 4 है। मैं 4 को अगर 5/12 बनाऊं तो क्या होगा? फ्रैक्शन में आ जाएगा। इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे 12 बनाऊंगा। तो 4 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। जब 3 से गुणा करना पड़ेगा तो मुझे सभी जगह 3 से गुणा करना होगा। तो अब 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 अगर ये है तो 12 में से बचे 7 ये हो गए। ठीक। अब क्या कह रहा है? यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है तो 12 वर्ष से कम आयु के छात्र ये हैं 9 और 7 16। 12 वर्ष से ये हो गए 16 कम नीचे। तो 16 की वैल्यू कितनी मिली है आपको? 480। विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी थे? 9 तिया 27 27, 16 तिया 48, 27 तिया 81, 810 होंगे। ठीक है, मैं इसे एक बार और समझाता हूँ आपको, शायद दिक्कत हुई होगी आपको। एक विद्यालय में 4/9 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। इसका मतलब पूरे विद्यालय में अगर 9 विद्यार्थी हैं तो उनमें से 4 लड़कियां हैं। पूरे विद्यालय में अगर 9 विद्यार्थी हैं तो उनमें से 4 हमारे क्या हो गए? लड़कियां हो गई। तो लड़के कितने हो गए हमारे पास? 5 हो गए। इन लड़कियों और लड़कों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक बांटा गया है 12 वर्ष से कम वाले और एक 12 वर्ष या 12 से ऊपर वाले। 12 वर्ष से कम वाले और एक 12 वर्ष या फिर 12 वर्ष से ऊपर वाले में बांटा गया है। ठीक। अब क्या कह रहा है? लड़कों की संख्या का 3/5 भाग
12 वर्ष से कम है तो लड़कों की संख्या, ये इधर लिया इस बार, लड़कों की संख्या का 3/5 भाग 12 वर्ष से कम है तो 3/5 भाग, है ना, कट जाएगा, 3 बचा, 3 12 वर्ष से कम है तो 5 में से 3 ये, तो ये 2 बचते हैं। लड़कियों की संख्या का 5/12 भाग, लड़कियों की संख्या का 5/12 भाग 12 वर्ष या उससे अधिक है, उससे अधिक है, 5/12 भाग। अब यहाँ समस्या खड़ी हो गई कि मैं अगर 4 का 5/12 निकालूं तो फ्रैक्शन में आएगा, तो इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसे 12 बना दूं, सब जगह 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस। अब 12 कैंसिल हो जाएगा, 5 ये हो गए तो 7 ये हो जाएंगे। अब क्या हिंट दिया है, 480 है क्या, 12 वर्ष से कम या आयु के छात्र, 12 वर्ष से कम आयु के छात्र, 9 ये और 7 ये, 9 और 7 16 की बात हुई है, 16 है, 12 वर्ष से जो कितने हैं 480, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 27 हैं, 16 3 48, 27 3 81, 810 लोग। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन इसी पे और बनाया है, अगर वहां रह गया हो कुछ तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। एक कंपनी के कुल कर्मचारियों में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 2/3 है, इसका मतलब अगर टोटल 3 कर्मचारी है उसमें से 2 पुरुष हो गए और 1 महिला हो गई, यही कर ले, मेल फीमेल, मेल हमारे अगर 2 हैं तो फीमेल हमारे कितने होंगे 1, और टोटल कितने हो गए हमारे पास 3 कर्मचारी। यदि पुरुषों की संख्या का 3/8 और महिलाओं की संख्या का 2/5, पुरुषों की संख्या का 3/8 और महिलाओं की संख्या का 2/5 अस्थायी टेम्परेरी हैं, ये टेम्परेरी हैं तो इसका मतलब वो परमानेंट होंगे, एक टेम्परेरी हैं तो बाकी बचे हुए परमानेंट होंगे। कहा स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है 740, तो मुझे परमानेंट पे फोकस करना है। स्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी है 740, इसका मतलब मुझे परमानेंट पे फोकस करना है। तो अगर ये 3/8 है तो इसका मतलब परमानेंट हमारे कितने होंगे 5/8, अगर ये 2/5 है तो इसका मतलब कितने हुए 3/5 होंगे। चलो, अब देखो ये हमारा 8 से नहीं कटेगा, है ना, मैं 2 का 5/8 बनाऊंगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसी तरह से एक हमारा 5 से नहीं कटेगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो 5 से कटने के लिए मैं सब में 5 से इंटू कर दूं, और इसे 8 से काटने के लिए मैं सब में क्या कर दूं, इधर इसे 8 बनाने के लिए 4 से इंटू कर दूं, 4 से इंटू कर दूं, बस। 8 से कट जाएगा ये, 2 चौक 8, बचेगा 5, परमानेंट वाले यहाँ 5 है, यहाँ से 5 कट जाएगा, 4 ये हो गए परमानेंट वाले, तो 5 और 4 9 हो गए परमानेंट वाले, तो कितने हैं हमारे पास 740, कटेगा तो है नहीं, कहीं गड़बड़ की है। 3/8, यदि पुरुषों की संख्या का 3/8 है और महिलाओं की संख्या का 2/5 अस्थायी है, 3/8 है तो 5/8 पुरुषों की हो गई, 2/5 है तो 3/5 भाग अस्थायी है। ये क्या दिया था, स्थाई दिया था ना, स्थाई, ये अस्थाई था, ठीक है, सॉरी, 8 से 8 गया, ये बचे 25 बचेगा, ये 5 से 5 गया, 4 या 12 बचेंगे, 25 और 27 कितना हो गया 37 हो गया, तो 37 की वैल्यू दे रखी है हमें 740, 740, और टोटल हमने कितने किए थे, 4 पंजे 20, 2 3 60, 60 की वैल्यू, 37 दूनी 74 होता है, और ये इस तरह से 1200 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंडों के दाम में 12% की वृद्धि के कारण एक महिला को 175 रुपये में पहले से 3 अंडे कम मिलते हैं। एक दर्जन अंडों का प्रारंभ में विक्रय मूल्य क्या था? On increasing the price of egg by 12%, a woman can purchase 3 eggs less than before for rupees 175. Find the selling price of 1 dozen of eggs initially.
अंडों के दाम में 12% की, अंडों के दाम में 12% की वृद्धि हुई। फिर जिस दाम में महंगाई होगी उसी दाम में, उसी जिस अनुपात में महंगी होगी चीज़ें, उसी अनुपात में आपको चीज़ें क्या होंगी, कम मिलेंगी। तो जो जिस अनुपात में बढ़ रहा है, वही अनुपात घटने का होगा चीज़ों का। 12% अगर महँगा हो रहा है, तो इसका मतलब है उसी अनुपात में चीज़ें कम होंगी, मिलेंगी आपको। तो 12% की वृद्धि ही बराबर होगी 3 अंडों की कमी के बराबर, 3 अंडों की कमी के बराबर, 3 अंडों की कमी के बराबर। बस, यही कॉन्सेप्ट है हमारा। इसे हम क्या कर देते हैं, 100% में बदल देते हैं। 3/12 इंटू 100, 3 6 और 4 25। ये क्या 25 जो अंडे मिले, वो वास्तव में क्या है, वर्तमान में अंडों की संख्या है, वर्तमान में अंडों की संख्या है। ठीक है, इसका मतलब उसे 25, इस समय वर्तमान में 25 अंडे मिल रहे हैं। और यहाँ वर्तमान के बारे में पूछा नहीं है, प्रारंभ में पूछा है, इनिशियली पूछा है। तो अभी अगर उसको 25 अंडे मिल रहे हैं, जबकि 3 अंडे कम मिलते हैं पहले से, इसका मतलब पहले कितने अंडे मिल रहे होंगे, 25 20 प्लस 3, 28 अंडे मिलते थे प्रारंभ में, प्रारंभ में ये मिलते थे। अब प्रति अंडे का दाम निकालना है, प्रति अंडे का दाम पहले निकाल लें, फिर एक दर्जन का निकालेंगे। प्रति अंडे का दाम निकालना है। टोटल मार्केट में कितने रुपए लेके जाती थी वो, 175 रुपए लेके जाती थी। एक अंडे का दाम निकालने के लिए क्या करोगे, 175 रुपए में कितने अंडे आते थे, 28 अंडे। 175 रुपए में कितने अंडे आते थे, 28 अंडे आते थे। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दर्जन का दाम। एक, हाँ, एक दर्जन का निकालना था ना, एक दर्जन का। ये एक दर्जन, एक डंडे का दाम है, तो एक दर्जन का मतलब 12 से 4 3 4 7। अच्छा, ये पॉइंट में है नहीं। अच्छा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 35 नहीं, आप 75 रुपये, 75 रुपये पड़ेंगे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड है, ये बच्चों को बहुत परेशान करता है, मैं जानता हूँ। इसे मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। देखिए, कॉन्सेप्ट हमारा ये है, 12% की वृद्धि होने पर अंडे की संख्या में कमी हुई, अंडे कम मिलने लगा। तो जो 12% महंगाई है बढ़ा, वही अंडे की कमी के बराबर होगा। जिस अनुपात में महंगाई, उसी अनुपात में संख्या कम हो जाएगी चीज़ों की। तो यही क्या हो जाएगी, हमारे 3 अंडे के बराबर हो जाएगी, कमी के बराबर। बस इसे हम क्या करते हैं, 100 में बदलते हैं। तो 100% बनाने क्या करते हैं हम, 3/12 आ जाएगा, एक एक नियम सीधा सीधा सम। ये हमारा कितना आ गया, 25। ये 25 अंडे जो हमें मिल रहे हैं, वर्तमान में मिल रहे हैं। 25 अंडे हमें क्या मिल रहे हैं, वर्तमान में। वर्तमान में 25 अंडे मिल रहे हैं। उसने वर्तमान की कहानी नहीं पूछी, उसने पूछा है कि पहले कितने मिलता था, पहले दाम क्या था। तो पहले का निकालना है, प्रारंभ का। तो अब इसमें 25 अंडे मिल रहे हैं, वर्तमान में कितने अंडे मिल रहे हैं, 25 अंडे मिल रहे हैं, और जबकि 3 अंडे कम मिल रहे हैं। इसका मतलब पहले कितने मिलते थे, 25 में 3 जोड़ के 28 अंडे मिलते थे। कब मिलते थे, प्रारंभ में। अब प्रति एक अंडे का दाम निकालना है, 175 रुपये है, और 28 अंडे मिल रहे हैं। अगर मैं रुपए को अंडे से डिवाइड करूं, तो एक अंडे का दाम मिल जाएगा, प्रति अंडे का दाम। 175 को मैं डिवाइड कर दूं किससे, 28 से, एक अंडे का दाम। लेकिन पूछा किससे है, एक दर्जन का पूछा, तो एक दर्जन करने के लिए क्या करूंगा, मैं 12 से गुणा कर दूंगा। बस सिंपल करने के बाद क्या आया था, ये 75 रुपए। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और बनाया है इस पे, अगर वो दिक्कत है तो ये क्लियर कर देगा। चीनी के दाम में 8% की कमी। भैया 8% की कमी ही, जिस अनुपात में सस्ती हुई चीनी, उसी अनुपात में चीनी ज़्यादा मिलेगी। तो कितनी ज़्यादा मिली है, 1.6 केजी मिली है ज़्यादा, 1.6 केजी ज़्यादा मिली है। फिर से इसे क्या बना दें, 100 में, 100% में चेंज कर दें। 1.6 अपॉन 8 इंटू 100,
8 दूनी 16, ये क्या हो जाएगा 20। इस समय ये वर्तमान में निकलता है, वर्तमान में उसे कितना केजी चीनी मिल रहा है, 20 केजी चीनी मिल रहा है, जबकि उसे 1.6 केजी चीनी ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब है प्रारंभ में कितना केजी मिल रहा था, 20 माइनस 1.6, यानी कि सॉरी 20 माइनस 1.6 यानी कि 18.4 केजी चीनी मिल रहा था। अब पर केजी दाम टोटल रुपए कितने हैं, 552 रुपए। तो 552 रुपए पूरे, अगर मुझे पर केजी दाम निकालना है तो कुल रुपए हमारे पास कितने हैं, 552, उसे टोटल चीनी केजी से डिवाइड कर दें, बस पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो पर चला जाएगा। 4 से कट रहा है, 4 से काट दो यार। ये देखो 4 की टेबल में 3 बता, 3 4 3 12 18 3 54, ये 3 बार में जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 रुपए पर केजी था, पहले दाम कितना था, 30 रुपए पर केजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक हाथ घड़ी और एक दीवार घड़ी कुल 390 रुपए में खरीदी गई। हाथ घड़ी, अच्छा चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है। हाथ घड़ी मान लीजिए x रुपए की है, दीवार घड़ी मान लीजिए y रुपए की है, टोटल कितने रुपए में खरीदी गई है, 390 रुपए में खरीदी गई है। हाथ घड़ी को 10% के लाभ पर, यानी यहाँ पर 10% का लाभ हो रहा है, और दीवार घड़ी पर 15% का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। लाभ है इसलिए प्लस किया, हानि होती तो माइनस करते। तब पूरे सौदे में क्या हो रहा है उसे, 51 रुपये 50 पैसे का, यानी 51.5 का प्रॉफिट हो रहा है। दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य के बीच अंतर निकालना है, दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य के बीच अंतर निकालना बस। देखो ये प्रतिशत का मतलब होता है नीचे 100, अगर मैं पूरे को 100 से गुणा कर दूं तो प्रतिशत की कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये तो हमारा x प्लस वाई 390 ही रहेगा टोटल। यहाँ से मैंने 10x किया, ये 15y किया, और इधर कितना हो जाएगा 51 50। मैंने पूरे इक्वेशन को क्या किया है, यहाँ पे 100 से गुणा कर दिया है, यहाँ पे पूरे इक्वेशन को 100 से गुणा किया ताकि प्रतिशत की कहानी खत्म हो जाए। बस आप सीधा सीधा घटा लीजिए, ये 10 है, 10 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, ये हो जाएगा 3900। ये 15 y में से इसकी कहानी खत्म, 15 y में से 10 y जाएगा, बचेगा 5 y, 5100 में से 39 हो जाएगा और 22, 1250 बचेगा, ठीक है। 5 से 4 चला जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 रुपये हो जाएगी। अब यहाँ से आ जाइए, हमें पता है x प्लस वाई कितना है, 390 रुपये है। अगर y हमारा 250 रुपये है तो इसका मतलब x हमारा क्या होगा, 140 रुपये होगा। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। आसान सा था, जैसा कह रहा था वैसे करते। यहाँ पे एक एक तरीका और है आपका, जो एलिगेशन होता है, तो एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी दो इक्वेशन बनना है, आपको सॉल्व कर देना है, इसे फोकस कर लीजिए। एक कुर्सी और एक मेज कुल 550 रुपये में खरीदे गए थे। तो कुर्सी का दाम ये है, मेज का दाम ये है, टोटल 550 रुपये में खरीदे गए थे। कुर्सी को 20% के लाभ पर, कुर्सी को 20% के लाभ पर, यहाँ 20% का लाभ हुआ। मेज को 15% के लाभ पे, यहाँ 15% का लाभ हुआ। अब पूरे सौदे में कितने लाभ हो गया, 95। फिर वही कर दें, इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास ये यही रहेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 550, ये हो जाएगा 20x प्लस 15x वाई, ये हो जाएगा 9500। अब ये 20x है, 20 इसे 20 बना लो,
सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। इसे मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, 20 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 11, 11,000 हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन में से इक्वेशन घटा दो, इसकी कहानी खत्म। 20 में से 15 गया, 5 वाई बचेगा। 11,000 में से 9,000, 2,000, यानी कि 1,500 बचेगा। वाई की वैल्यू कितनी जाएगी? 3,000 रुपये। अब हमें पता है x प्लस वाई कितना है? 550 रुपये, सॉरी 300 रुपये आएगा। और इसमें से हमें y अगर 300 है तो जाहिर सी बात है x कितना होगा? 250। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 50 का। नेक्स्ट, एक विक्रेता एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचता है। वह उसका अंकित मूल्य, क्रय मूल्य को 50% बढ़ाकर बढ़ाकर निर्धारित करता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य है 960 रुपये, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? A shopkeeper sells an article on 20% discount. He decides the MRP by increasing cost price 50%. If the selling price of the article is rupees 960, find cost price of the article. चलिए सीधा सीधा फ्रैक्शन मेथड का यूज़ कर लें। 20% की छूट हो रही है, डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का। हमें पता है डिस्काउंट किस पे दिया था? MRP। पहले इसे 1/5 कह दें। 5 रुपए की चीज़ है, एक का डिस्काउंट है, तो यानी कितने की बिक रही है वो? 4 रुपए में। 50% बढ़ाकर निर्धारित किया गया, 50%। 50%, 50% का मतलब कितना होता है? 1/2 होता है। उसने क्या किया? अंकित मूल्य, क्रय मूल्य को 50% बढ़ाकर निर्धारित किया गया। यानी कि अगर 2 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपये बढ़ाया है, तो MRP कितना हो गया उसका? 3 रुपये हो गया। चलिए बस, अब यहाँ एक गड़बड़ दिख रही है। यहाँ आप कह रहे हो कि MRP कितना है? 5 रुपये, और यहाँ आप कह रहे हो MRP कितना है? 3 रुपये। गड़बड़ है, इसी को सुधारना है। 5 और 3 कब इक्वल होंगे? अपने एलसीएम पे। 5 और 3 का एलसीएम 15। इसे 15 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसे 15 बनाने सॉरी, इसे 15 बनाने के लिए क्या करूंगा? मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बस, अब इन रेशियो को मिलाने के बाद ये आपस में रिलेटेड हो गए। किसी का भी डेटा लेकर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया सकता है। इसमें दिया है 960 रुपये विक्रय मूल्य एसपी, यानी 12 की वैल्यू 960 है। अब पूछा क्या है? तो क्रय मूल्य यानी सीपी 5 दूनी 10 की वैल्यू पूछी। 12 अट्ठे 96, 800 रुपये। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। फ्रैक्शन मेथड आपको आना चाहिए, और कई मेथड से बनता है, मुझे ये आसान लगता है इसलिए इसे बनाता हूँ सबसे। नेक्स्ट, एक वस्तु को 25% की छूट पर, फिर से वही क्वेश्चन बनाना है रिवीजन के लिए। 25% की छूट पर डिस्काउंट दे रखा है 25%, तो 25% का मतलब 1/4 होता है। डिस्काउंट MRP पे दिया था, यानी कि अगर 4 रुपए की एक चीज चीज है, MRP है, 1 रुपये का डिस्काउंट है, यानी कितनी बिक रही है वो? 3 की बिक रही है। वस्तु के क्रय मूल्य को 40% बढ़ाया गया, 40% बढ़ाया गया, तो क्रय मूल्य को बढ़ाया गया 40%। भाई 20% कितना होता है? आपका 1/5 होता है, तो 40% कितना होगा? 2/5 होगा, तो 2/5। अब क्रय मूल्य को बढ़ाकर MRP किया गया ना, तो ये अगर CP है तो 2 रुपये बढ़ाकर उस 7 रुपये MRP बना दिया गया है। 4 रुपये MRP आप यहाँ कह रहे हो, और यहाँ MRP कह रहे हो 7 रुपये। वस्तु तो एक ही है, MRP एक ही होना चाहिए। तो 4 और 7 अपने एलसीएम 28 पे बराबर होंगे। इसे 7 से इंटू करोगे 28 हो जाएगा। इसे 4 से इंटू करेंगे आप। बस, यूज़ कीजिए डेटा का, कहीं से भी उठा लीजिए। क्या दे रखा है इसने? 1050 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि ये एसपी है। एसपी कितना है? 7×21, 21 की वैल्यू 1050 है। पूछा गया सीपी, पूछा गया वो सीपा, यानी 4×5 = 20 की वैल्यू पूछी है आपसे। ये 5 बार में जाएगा, 5×10 1000, 1000। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई को दुगना
उसकी चौड़ाई को 3 गुना किया गया। आयत का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज मेड ट्वाइस व्हाइल द ब्रेथ इज मेड थ्राइस ऑफ इट्स इनिशियल स्टेट, फाइंड द चेंज इन इट्स एरिया। भाई रेक्टेंगल आयत की लंबाई होती है, चौड़ाई, तो एरिया के तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है इसकी। इसकी लंबाई को क्या किया गया? 2 गुना किया गया। लंबाई को 2 गुना किया गया। इसका मतलब लंबाई पहले 1 हो तो थी, तो अब कितनी हो गई? 2 हो गई। चौड़ाई को इसको 3 गुना किया गया। चौड़ाई को 3 गुना किया गया। तो चौड़ाई अगर उसकी 1 थी तो अब कितनी हो गई? 3 हो गई। हमें पता है लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होती है? एरिया। हमें पता है लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होती है? एरिया। यहाँ आपस में गुणा करेंगे, पहले लेंथ, पहले की ब्रेथ, एरिया मिलेगा पहले का। यहाँ आपस में गुणा करेंगे, नई लेंथ, नई ब्रेथ, नया एरिया होगा। तो आपस में गुणा करने से एक एकम एक ही रहेगा, 2 3 जा कितना 6 हो जाएगा। इसका मतलब पहले अगर 1 था तो अब 6 हो गया। इसका मतलब है कि 6 टाइम्स हो गया। तो उसका एरिया कितना हो गया? 6 टाइम्स हो गया। अगर पूछता कितना बढ़ गया तो कहते हैं आप 5 टाइम्स बढ़ गया, 5 टाइम्स बढ़ गया, 5 गुना बढ़ गया। नेक्स्ट, एक शंकु के आधार की त्रिज्या को 2/3 और उसकी ऊंचाई को 3 गुना किया गया, उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? शंकु कोण, ये इसकी क्या होती है? बेस रेडियस, और इसकी क्या होती है? ये हाइट होती है। इसका वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस को इन्होंने क्या किया? 2/3 किया गया, 2/3 किया गया। हाइट को इन्होंने 3 गुना किया। चलिए, आर स्क्वायर का मतलब है 2 आर होंगी, 1 एच होगी। तो इन्होंने 2/3 करने का मतलब है अगर पहले 3 रेडियस थी तो अब कितनी कर दी? 2 कर दी। पहले 3 थी तो अब कितनी हो गई? 2 कर दी। हाइट 3 गुनी की है, यानी कि पहले अगर 1 थी तो अब कितनी हो गई? 3 हो गई। इनके आपस में गुणा करने पर ही तो हमें वॉल्यूम मिलेगा, आयतन। भाई इससे चेंज किया नहीं, इसको चेंज किया नहीं, इससे कोई मतलब नहीं रह गया हमारा। तो पहले अगर हम पहले की रेडियस को हाइट से गुणा कर दें, आर स्क्वायर एच आयतन मिलेगा पहले का ना, और अब आर स्क्वायर एच कर तो नया आयतन मिलेगा। लेकिन ऊपर आपस में इसे और इसे गुणा करने से पहले अगर इधर उधर का कोई एक कैंसिल होता है, जैसे 3 से 3 कैंसिल हो गया तो काट दीजिए। यहाँ मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा 4। पहले 3 था तो अब 4 हो गया, तो 4/3 गुना हो गया। तो कितना हो गया? 4/3 गुना हो गया। अगर पूछता कितना गुना बढ़ गया तो 3 से 4 हुआ, एक बढ़ा, किससे बढ़ा? 3 से बढ़ गया। अगर पूछता कितना गुना बढ़ गया, हमारा 4/3, 15। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाता है, समान ब्याज दर से वह धन कितने वर्षों में स्वयं का 8 गुना होता है? बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। इसके लिए फॉर्मूला रखना पड़ेगा आपको। n1 गुना होने में समय लगता है, तो n2 गुना होने में उस धन को t2 समय लगेगा। ये सीआई के केस में ही फॉर्मूला काम करता है हमारा। तो 10 वर्षों में दोगुना हो रहा है, तो 2 गुना हो रहा है 10 वर्षों में, तो 8 गुना होगा कितने वर्षों में? 1/T2। जब बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल होते हैं। बेस इक्वल तो पावर इक्वल, तो 1/T2 इज इक्वल टू 3/T2। ये T1 है और ये T2 है। इसकी वैल्यू 10 दे रखी है आपको। इस तरह से 10 या 30, T2 की वैल्यू कितने जाएगी? 30 वर्ष लगेगी। यही इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुना होने में उसको लगता है 10 वर्ष, 8 गुना होने में उसको लगेगा कितना? अगर समझ गए तो कैसे सॉल्व करेंगे? इससे बनाते हैं, 2 की पावर कितनी है? ये 8। 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 3 है।
हम क्या करते हैं 3 से इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 या 30 हो जाता है बस। नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज दर से कोई धन स्वयं का 1.5 गुना हो जाता है 4 वर्षों में। तो 1.5 टाइम्स हो रहा है ये 4 वर्षों में, तो 2.25 टाइम्स होगा कितने वर्षों में? बस ये 1.5 की कौन सी पावर है? ये 2 पावर है। ये 1.5 की कितनी पावर है? 2। बस 2 से इसे गुणा कर दीजिए, तो 2 चौक 8 वर्ष हो जाएगा। सॉल्व करना आपको आता ही है। ये √48 माइनस √45 का धनात्मक वर्गमूल क्या है? ठीक है, ये इस समय क्या है? वर्ग। इस समय एक स्क्वायर है। ये इस समय क्या है? एक स्क्वायर है। और जो भी आंसर होगा, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये हमारा स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसने कहा 25 का वर्गमूल क्या होगा। अगर पूछता 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो हमारे ऑप्शन में होते 4, ऑप्शन में होते 5, ऑप्शन में होते 2, इस तरह से होते हैं। तो ये अगर वर्ग है तो ये क्या होगा? वर्गमूल है हमारे। ये सब वर्ग है तो ये क्या होंगे? वर्गमूल होंगे। इसका मतलब अगर हम इनका स्क्वायर कर दें तो मुझे यही तो मिलेगा। इसका स्क्वायर कर दें 25 तो मिलेगा, स्क्वायर जो भी हमारा आंसर होगा स्क्वायर करने पे यही तो मिलेगा। बस हमें क्या करना है? इनका स्क्वायर करके ये लेके आना है। हम यहाँ से नहीं निकालेंगे, इन ऑप्शन से निकालेंगे। इनका स्क्वायर करके हमें ये लेके आना है। यही सीखना है आपको। ये क्या इरेज नहीं हो रहा है? ये समस्या, चलिए कोई नहीं, स्पेस की प्रॉब्लम आई, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास इस समय वर्ग है और जो हमारा ये है वर्गमूल। तो इनमें से कोई ना कोई इसका आंसर देगा ही देगा। चूंकि स्पेस कम है तो मैं सारे ऑप्शन लेके चलूं कि आपको सीधे आंसर से दिखाऊं? ठीक है, चलिए कोई भी आप लेके चल सकते हो क्योंकि लगभग एक जैसी है। एक चाहे इसमें से उठा लेते, एक चाहे इसमें से उठा लेते। ये √3 वाला केस ऊपर है, नीचे है। अब मैं आपको होल स्क्वायर सिखाना है। तो मेरे पास है, तो स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, रेज हो नहीं रहा है। ये मेरे पास है और दूसरा है √5 प्लस √3। अगर मुझे दोनों ओर होल स्क्वायर कर दूं तो मुझे यही मिलना चाहिए। इसका होल स्क्वायर करेंगे, ये 3 फोर्थ रूट में है। जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? 3, ये 2 होल स्क्वायर क्या करेगा? इसको आधा कर देगा, है ना? जैसे मैं अगर इसे ऐसे लिख दूं, घातांक में लिख दूं तो क्या होगा? यही तो बचेगा, 3 की पावर 1/2, यानी कि वापस √3 बचेगा। तो इस तरह से ऊपर यहाँ क्या बचेगा? √3। नीचे क्या बचेगा? 2। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है? पहले इन दोनों का वर्ग कीजिए। इसका वर्ग 5, इसका वर्ग 3, वर्गों का योग 5 और 3 8। फिर 2 रखते हैं, फिर इनके गुणा करते हैं, 5 3 15 √50। अब मैं जब इसे अंदर लेके जाऊंगा तो 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, और 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब √3 के 4 से गुणा करनी है, 4√3 होगा। लेकिन ये मैं वर्ग के रूप में अंदर लेके जाऊंगा, जैसे समझिए, जैसे मेरे पास 4√3 है। जब इसे अंदर इस रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो ये वर्ग के रूप में अंदर जाएगा, 16। तो 16 3 48, √48 होगा। ऐसे अगर मान लीजिए 5√7 है तो ये अपने स्क्वायर के रूप में अंदर जाता है, 7 × 25। तो वहाँ से रूट, जब मैं 4 किससे इंटू करूँगा तो रूट कितना जाएगा? 16 3 48, 48 हो जाएगा। ये प्लस है √3 और √15 की गुणा करेंगे, √45 आ जाएगा।
है ना। अगर मैं √3 की गुणा √15 से करूँ, जब सेम करनी होती है तो ये आपस में गुणा हो जाता है, √45 हो जाता है। इस तरह से यही हमारा सही होगा। अब स्पेस नहीं था, नहीं तो मैं ये इरेज नहीं हो रहा, नहीं तो मैं आपको और चीज़ें बेसिक समझा देता इसकी, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में समझा सकूँ मैं। √125 प्लस √105 का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा? वही, ये अगर वर्ग है तो इनमें से हमारा क्या होगा? वर्गमूल होगा। किसी एक को उठा के सॉल्व कर लें, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये लगभग एक जैसे ही है, एग्जाम में आया था ना, उसमें क्वेश्चन तो लगभग एक जैसे ही था ये। किसी को भी हम ले सकते हैं। तो प्लस वाला सही था हमारा, प्लस वाला फिर से ले लो, यही उठा लो। तो मेरे पास क्या है? फिफ्थ, फोर्थ रूट ऑफ फिफ्थ अपॉन √2, √7 प्लस √3। ठीक है, दोनों ओर मैं होल स्क्वायर करूंगा, दोनों ओर मैं होल स्क्वायर करूंगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो √5 बचेगा। कैसे बचेगा बात समझ लीजिए। ये फोर्थ रूट है, ये फोर्थ रूट है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? पहले से करनी में से घातांक में 1/4 कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई होता है ये, तो 5⁻1/2, इसका मतलब वापस रूट स्क्वायर इससे कैंसिल कर देगा। अब मैं √2 का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? 2 मिलेगा, नीचे 2 हो गया। ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है। √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे? ये हमारा कैसे बनेगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर से बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी वर्गों का योग प्लस 2ab दुगना और गुणनफल का होल स्क्वायर खोलो। वर्गों का 7 वर्ग 3 बार, 7 3 10 प्लस 2ab √7 को √3 से इंटू करेंगे, 7 3 21। अगर मान लीजिए √5 माइनस √3 होता तो अभी यही कहानी चलती। वर्गों का योग, यहाँ वर्ग है 5, यहाँ वर्ग है 3, 5 और 3 8, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वर्गों का योग रखते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये -2 रखेंगे। 2 √5 को √3 से इंटू करेंगे, √15। तो ये हमारा क्या था? 7 और 3 10 प्लस 2√21। जब मैं अंदर लेके जाऊंगा तो 2 को कैंसिल करके 5 बना देगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगी। अब 5 की, अब √5 की मैं इंटू करनी है 5 से, 5 क्या होगा? अंदर जाएगा इसके, जब रूट के अंदर जाएगा तो अपने स्क्वायर के रूप में जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 25 पंजे 125, √125 हो जाएगा। और 5 के √21 से गुणा करेंगे, सीधा सीधा √105 हो जाएगा। सेम करनी होती है, √5 की मैं √21 से गुणा करूंगा, सेम करनी होती है तो गुणा हो जाती है, सीधा एक ही में जाती है 100। बस यही तो लाना था मुझे। आपको दो सॉल्व करने थे कोई भी, जैसे ये √4√5/√2, अगर इससे नहीं बनता तो आप उल्टा वाला ले लेते ये, है ना, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस है, प्लस ही आ रहा है। देखिए प्लस में प्लस ही मिलना, माइनस वाला तो मिलना ही नहीं था, माइनस वाला आपको मिलेगा ही नहीं। होल स्क्वायर करेंगे ना, यहाँ पे होल स्क्वायर किया था आपने, तो देखिए माइनस के केस में आपको माइनस मिल रहा था, माइनस वाला यहाँ बनेगा ही नहीं। प्लस में ये और ये, इन दोनों में से एक सॉल्व करोगे, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा अपने आप हो जाता है। 19 ये है, अच्छा बढ़िया। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये सही वाले निकाल लीजिए, 4 है 6 है 10 हमारे पास है। पहले हम, आपको तो पता ही होगा ना, पहले सबसे स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है। 4 और 6 की कहानी खत्म, यहाँ पे 10 हो गया। अब बचता 1/2, 1/3 और 19/20। पहले लिख लेते हैं 1/2, 1/3 और 19/20। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए। ये 2 3, क्या रुकिए, पहले इसे सॉल्व कर लें। 1/2 और 1/3 को सॉल्व कर लें। जब अपॉन में क्या होता है, जब ये अपॉन में होता है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 3 और 2 5, और नीचे 3 दूनी 6। समझ रहे हैं? जब 1 अपॉन के केस में हो प्लस है,
प्लस कीजिए 3 2 5, 1 के गुणा कीजिए 3 दूनी 6, 5/6, इसकी वैल्यू 5/6 हो गई। अभी हमारे पास क्या अवस्था है 19/20। अब एलसीएम एलसीएम लेना है, ये 6 है 20 है, इनका एलसीएम 60 होगा 60। इसे 60 बनाने के लिए क्या करोगे 10 से नीचे इंटू करोगे 10 से ऊपर, इसे 60 बनाने के लिए क्या करोगे 3 से नीचे इंटू करोगे 3 से ऊपर, 60 60 हो गया। ऊपर 50 19 57, 50 और 57 107 हो गया। मैं इसे और सिंपल कर लूँ, क्योंकि 10 सही मेरे पास अभी ये था, ये 60 एक बार में चल जाएगा, एक सही 47 60 हो जाएगा, एक सही ये है, 10 सही सही है, 11 सही, तो पूरी की वैल्यू मिली होगी, वो हो गई मेरी 1147/60। अब ये बचता है माइनस में, इसे नीचे लिख लेते हैं मैं, 13 9/20 माइनस का 11 47/60। अब इसे सॉल्व करना है, इसकी पहले कहानी खत्म करें। 13 और 11 कहानी खत्म, मेरे पास अभी बचता है 2, रख लेते हैं। 9/20 47/60 है, एलसीएम 60, 3 से नीचे कीजिए 30 से ऊपर। 27 में से 47 घटाना है, 27 में से 47 घटाना है, 20/60 आएगा, 20/60 आएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा, माइनस का 20/60 आएगा, 1/3 आएगा, माइनस का 1/3, 2 थे प्लस के, उसमें से 1/3 जाएगा, तो ये 1 बचेगा और 2/3 है, एक सही 2/3 आएगा। तो इसकी कहानी हो गई हमारी कितनी, एक सही 2/3 आ गया, ये माइनस है, माइनस किया 3 1/2 माइनस का 1 2/3, कहानी खत्म इसकी, अभी 2 बचता है, 1/2 और 2/3 हटाइए, 1/2 माइनस का 2/3, क्रॉस इंटू कीजिए 3 4, ये बचेगा माइनस का 1/6, 2 में से 1/6 जाएगा, 11/6 जो है नहीं, तब में 60 40 45 कुछ गड़बड़ कर दी। लगता है कहीं गड़बड़ हुई है, इसे फिर से देख लेते हैं। ये 4 की कहानी खत्म, 6 की कहानी खत्म, 10 तो मेरे पास ऐसे मिल गया, 2 3 20 का एलसीएम 60 होता है, इसे 60 बनाने के लिए मैं 3 से इंटू करूंगा, मैं अलग ही लिख लेता हूँ ज़्यादा अच्छा, ये 4 6 10 तो यही हो गया, 1/2 बचता है, प्लस का 1/3 बचता है, प्लस का 19/20 मिलता है। 60 बनाने के लिए इसे मैं क्या करूँगा 30 से इंटू करूँगा ऊपर नीचे, फिर 20 से ऊपर नीचे गुणा करूँगा, और इसे 3 से 60 60 60 बन गया, 20 30 50 50 और 57, ठीक है, 50 57 107 ही तो था, एक बार में गया, 47/60 मिल गया, और ये हमारे पास 10 था पूरा, 11 से ही 47/7 हो गए, 11 से ही 47/60। अब मेरे पास बचता है 13 9/10 माइनस का 11 47/60। ये 10 है, इससे अच्छा पहले 13 में से 11 गया, 2 तो मैं रख लेता हूँ, इसे 60 बना लिए, 6 से नीचे 6 से ऊपर, 6 9 54, 6 9 54, 6 9 54 होता है, यही गड़बड़ कर दी, तो ये हो जाएगा 7/60, और 13 2 यही था, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 सही 7/60, बचता 3 1/2 माइनस का 2 7/60, 3 में से 1 जाए 2 जाएगा, बचेगा 1, ये हमारे पास बचता है 60 बनाने के लिए क्या करेंगे 30 से नीचे 30 से ऊपर,
30 माइनस 7 23 अपॉन 60। एक सही सही आवाज पहले ही आंसर था भाई। नेक्स्ट, यहाँ थोड़ा सा ये यहाँ पे बार लगा होगा, ये बार है। बॉड मास के अनुसार आपको पता है कि हम पहले बार को सॉल्व करते हैं। 1/4 माइनस 1/6 को सॉल्व कर लें। 1/4 माइनस 1/6 को सॉल्व कर लें। जब 1 अपॉन का केस होता है तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। 6 में से 4 जाएगा 2, 6 चौक 24, यानी कि ये हो गया 1/12। तो ये मुझे मिला 1/12। अब बचता है 2, 1/2। यहाँ पे इसे मैं अलग कर देता हूँ। 2 1/2 है, माइनस का 1/12 है। इसे मैं 12 बनाने के लिए क्या करूँ, 6 से गुणा नीचे, 6 से गुणा ऊपर। 6 में से 12, 6/12 में से 1/12 जाएगा, 5/12 बचेगा। 2 5/12 बचता है। तो यहाँ मुझे अभी तक मिला 2 5/12 मिला। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब समस्या खड़ी हो रही है, ये 1/2 है इंटू 2, 2 5/12 हुआ। तो अब क्या करेंगे, ये पता नहीं, आप लोगों को पता है नहीं, ये इसके साथ भी गुणा होता है, इसके साथ भी गुणा होता है। तो एक कट जाएगा, एक बचेगा, और यहाँ कितना है 5/24 हो जाएगा। एक सही 5/24 हो जाएगा। तो ये हो गया एक सही 5/24। अब हमारे पास बचता है 1, 1/4 माइनस एक सही 5/24। इसकी कहानी खत्म, 1 से 1 की कहानी खत्म। ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया।